नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, आपके चहेते चैनल बिन हेलर के साथ एक मुलाकात नेताजी के साथ के नए संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे मेहमान एक ऐसी युवा छवि हैं जो किसी पहचान की मुहताज नहीं। मैं बात कर रहा हूँ धर्मेश शुक्ला जी की। नमस्कार। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी त्योथर वासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से जय त्योथरांचल, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका भी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप युवा अवस्था से ही राजनीति में हैं। एक लंबा अरसा हो गया, आप इतने समय से राजनीति में हैं। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ था? देखिए, मैं चाक घाट कॉलेज से बीए किया हमने, फिर एमए किया और एलएलबी किया। निश्चित रूप से कॉलेज में पहुंचने के बाद छात्र संघ के चुनाव में हमने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आपको राजनीति में आना चाहिए। तो फिर मैंने उस समय शुरुआत में श्रीनिवास तिवारी जी, हमारे बिंद के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनके साथ जुड़कर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैं बना यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसा सिस्टम लाए उस समय कि अपने से चुनाव लड़के, अपने से मेंबरशिप करके एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी किसी ऊंचे पद पर पहुंच सकता था। उस चुनाव सिस्टम से मैं विधानसभा अध्यक्ष बना और 7 वर्षों तक मैं प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी, उनके मार्गदर्शन में मैं काम किया। तो मुझे निश्चित रूप से कुणाल चौधरी से एक विशेष ऊर्जा मिली और उनके साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा। उनके मार्गदर्शन में काम किया। आज मुझे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के यूथ टीम पूरा मुझे अच्छा सम्मान देती है, अच्छा मानते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा चल रहा है। जी, आप लोगों के लिए राजनीति में आए। एक सवाल और है कि आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं और क्यों? देखिए, मैं श्रीनिवास तिवारी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। वो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। फिर उसके बाद मैं प्रभावित हुआ कुणाल चौधरी, अमरिंदर सिंह राजा बरार, जीतू पटवारी, इनके सबके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। तो मैं इनको आइडियल मानता हूँ, लेकिन मेरे राजनीतिक गुरु पूज्य श्रीनिवास तिवारी जी। जीतू पटवारी जी से एक वाकया याद आया। अभी 2-3 साल पहले की बात है। रीवा में आपको शायद पटवारी जी ने अपमानित किया था, ऐसा कई लोगों का कहना है, और उसका आपकी छवि में बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। उस दिन हुआ क्या था, वाकया क्या था? देखिए, जीतू पटवारी जी मेरे बड़े भाई हैं। वो प्रदेश के नेता हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं। और उस दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। हुआ यूँ था कि पत्रकार वार्ता चल रही थी अंदर। तो उन्होंने मुझे बोला था कि कोई अंदर नेता नहीं आएगा, सिर्फ पत्रकार वार्ता है, पत्रकारों के साथ उनकी भोजन था अंदर। तो मैं गेट बंद करके रखा था, पत्रकार से वार्ता चल रही थी। उसी समय वहाँ से बाहर से कोई एक शुक्ला जी नेता जी थे, रीवा जिले के, बाहर से पीटने लगे और इधर उधर बोलने लगे। तो मैं ऐसे पर्दा हटाया, गेट खोला। मुझे लगा कि अभद्रता कर रहे हैं। तो गेट खुलते ही सारे नेता जितने थे सब अंदर भड़बड़ा के घुसने लगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा जीतू पटवारी जी को। वहाँ इतने में गाली गुप्ता हुआ होगा, तो पत्रकार ने बोला कि वो शुक्ला गाली दे रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि शुक्ला तो वो मुझे जानते थे वहाँ पे, जीतू पटवारी जी। और जीतू पटवारी जी से भैया मेरा संबंध आज का नहीं है। जीतू पटवारी जी हमारे यहाँ 2014 में आ चुके हैं मेरे स्कूल में। उसके बाद भी 2-3 बार आए, मुझे इलाहाबाद लेके गए। तो मेरा उनका संबंध आज से 9 साल पुराना है, 10 साल पुराना संबंध है। जब से मैं राजनीति की शुरुआत किया, तब से कुणाल चौधरी जी से जब से मैं जुड़ा हूँ, उनके माध्यम से मैं जीतू भैया के साथ में काम कर रहा हूँ। तो उनको बुरा लगा कि उन्होंने सोचा कि ये पत्रकारों को अभद्र मैंने बोला, तो मुझे बोले कि तू भी बाहर जा। तो मुझे जब ऐसे देखिए धक्का बाहर निकाले, तो उसमें मैं भी निकल गया। अब चूंकि पता नहीं कहाँ से वीडियो आ गया,
मैं बाद में गया, उनको रेलवे स्टेशन सी ऑफ किया, वहाँ से मैं लौट के आया। जब मैं त्योंथर आ रहा था, रास्ते में मैंने मोबाइल में देखा तो 4 सेकंड का वीडियो था कि वो मुझे ऐसे पीछे से हाथ मार के, अभी मैं आपको वाकया दिखाता हूँ। इस बार सिद्धार्थ तिवारी जी थे मेरे बगल में, जब रीवा आए थे तो उन्होंने ऐसे ठोका मेरे यहाँ पे, मेरा हाथ समाचा और पहलवान कैसे हो, ऐसे करके पूछा। और उसी समय की एक फोटो भी है। तो उन्होंने ये भी दोबारा भी बोला कि यार इसका कोई गलत असर तो नहीं जाएगा रीवा में, मैंने तेरे को ऐसे ठोक दिया। भाई छोटा भाई मानते हैं, वो हमेशा मेरे को ऐसे ठोक पीट के ऐसे बात करते रहे। तो मैं हंसने लगा, कहा भैया करने दीजिए, कोई कैसी भी बात करता है, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अगर आप मुझे सही में भी अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर भी देंगे तो मैं आपका बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। चलिए ठीक है, ये आपके उनके संबंध हैं। एक बात और है जो जहन में आई, पिछले विधानसभा चुनाव में और पिछले कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर आपके बारे में बड़ा नकारात्मक सी बातें फैली हुई हैं। ये कहा जाता है कि आप पिछले प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। मैं नाम लेता हूँ सीधे, रमाशंकर पटेल जी का। आप सोच के आए हैं आज छीनने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वाकया सामने ला रहा हूँ। तो ये कहा जाता है कि आपने उनका विरोध किया था और ऐसा उनके लोगों द्वारा अधिकतर आपको अपमानित करने का प्रयास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और तमाम तरीके से, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, रमाशंकर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका मेरा संबंध कहीं भी एक रत्ती नहीं खराब है। आप उनसे कभी मिलिए या उनके द्वारा आपने कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी कहते कुछ सुना, वो मेरे भाई की तरह है बिल्कुल। हाँ, कुछ छुछे टाइप के अब आजकल फेसबुक और ये व्हाट्सएप ये सब 18 साल का लड़का जो भाजी बेचने वाला है, जो शराब पी के चरस पी के जो घूमता है रोड में, वो शाम को नेहरू जी को गाली लिख देता है, तो उससे उसका कुछ नहीं होता। नहीं तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाती है हमारे भारत में। हाँ तो ठीक है ना, हम उसको ये तो, मैंने कहीं भी मुझे सोशल मीडिया में कोई कुछ बोला हो, मैंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की पत्रकार की, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा, है कुछ नहीं वो मेरे सामने, मैं वो अगर उनको कुछ बोल भी दूंगा तब भी मेरी बदनामी होगी कि दो कौड़ी की टाइप के लोगों के बारे में मैं प्रतिक्रिया देगा। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। रही बात रमाशंकर भैया की, तो मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं, कल भी थे आज भी थे। रमाशंकर जी से ही नहीं, मेरे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं सबका मैं सम्मान करता हूँ, और सब मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह, भतीजे की तरह, जिसका जैसे मेरा संबंध है मुझे सम्मान देते हैं। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर बिल्कुल बखूबी से कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए, देशों को बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, साथ की जहाँ तक बात है तो मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कई बार देखा है कांग्रेस की रैलियों में, सभाओं में, मुझे कांग्रेस में यहाँ त्योतर की बात करें तो दो दल दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसमें कुछ स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए, नेता कभी दल वो नहीं करता, ठीक है, समर्थक हैं, समर्थक हैं वो ऑटोमेटिक होना भी चाहिए। समर्थक अपने नेता का जिंदाबाद अलग अलग करता है, तो कोई किसी का जिंदाबाद कर रहा है, जो जिसके साथ में है, मेरे साथ जो है मेरा करेगा, जो उनके साथ है उनका करेगा। अभी मैं रोकूंगा आपको, अभी मैं तत्काल की बात करूँ। दिग्विजय सिंह जी आए हुए थे यहाँ पे उत्तर में, तो यहाँ ये देखा गया था कि कुछ ही लोग मंच पे दिखे, बाकी लोग नीचे ही बैठे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे जो नीचे रह गए थे, उनको मंच पे स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे मंडलम सेक्टर और ब्लॉक की मीटिंग लेने के लिए आए। वो उस मीटिंग को फिर बाद में बाहर सभा का रूप दे दिया गया, वहाँ पे सभा होनी नहीं थी, और मंच पहले से ही लगा हुआ था। दिग्विजय सिंह जी अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे सारे नेता थे। वहाँ पहुँचने पर जितने लोग दिग्विजय सिंह जी के साथ में थे सब मंच पे चढ़ गए। और मैं नाम लेता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, महाराज जी, वो नीचे बैठे रह गए। मैंने खुद उनको बुलवाया, लेकिन ऊपर जगह नहीं थी, तो उनको नीचे कंफर्ट हो रहा था, तो उन्होंने, देखिए अशोक मिश्रा जी बहुत ही सीधे और साधारण नेता है,
उनका बड़प्पन हम लोग इसी में देखते हैं कि वो कभी भी आज तक मंच के लिए या नेता के बगल में खड़े होने के लिए इसमें अपना बड़प्पन नहीं मानते। उनको नीचे कंफर्टेबल लग रहा था, नीचे वो चाहते तो दिग्विजय सिंह जी के बगल में बैठ सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी। जी, ये तो दिग्विजय सिंह ने फिर उनके पास जाकर हाँ, उनसे मिल हाँ, बाद में कहीं न आपने कहीं देखा होगा दिग्विजय जी, सिंह जी नीचे उतरे, मिले उनसे और उनके बगल में मनीष बैठा था, मनीष के साथ बैठ के उन्होंने फोटो खिंचाई। तो दिग्विजय सिंह जी तो राजा साहब खैर बहुत ही अच्छे दिल के इंसान। खैर ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं अब त्योथर की बात करता हूँ। आपने जो ये जन संघर्ष यात्रा निकाली थी त्योथर से, उसमें आप भी थे, आपने पूरा त्योथर पैदल देखा हुआ है। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि त्योथर में विकास यात्रा भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो त्योथर में मौजूदा विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये पहले मैं विकास यात्रा के बारे में बोलना चाहता हूँ। विकास यात्रा क्या, ये एक प्रकार से ये लोग विकास को अर्थी में लेके घूम रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायकों को बोल दिया कि पूरे कर्मचारियों को लेके तुम गांव-गांव घूम के अपना माहौल बनाओ, विधानसभा चुनाव आने वाला है। विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बाकी जितने दिन इनकी विकास यात्रा चली है, तहसील में, जनपद में एक भी कर्मचारी देखने को नहीं मिले। हमारे क्षेत्र की जनता जाती थी वहाँ किराया लगा के, फिर से वहाँ वापस आ जाते, घर में बैठ जाते। इनके काम नहीं हुए, 1.5 महीने तक लोग घूमते रहे, तहसील के, जनपद के चक्कर लगाते रहे। मैं त्योथर नहीं, मैं पद यात्रा डभौरा रेलवे स्टेशन के आगे से शुरू किए हूँ। तो पद यात्रा पूरा घूमते हुए पूरा त्योथा जवा, डभौरा से चली जवा त्योथर होते हुए पूरा पूर्वांचल बरहों पार, फिर चार घाट में इसका समाप्त। तो मैंने विकास मुझे कहीं नहीं दिखा भैया। विकास के नाम पर हाँ एक चीज जरूर दिखा, स्टैंड बने हुए थे, यात्री प्रतीक्षालय, विधायक जी के फोटो लगे हुए बड़े बड़े। तो कहीं पे भैंसे बंधी हैं, तो कहीं पे गाय बंधी हुई है, उनका भी कोई ठीक से रखरखाव करने वाला। तो बाकी हमको नया चीज कुछ त्योथर में देखने को मिला ही पूरे क्षेत्र में। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये लोग पूरा जितने दिन भी घूमे विकास यात्रा के नाम पर, तो ये विकास को अर्थी में लेके मजाक बना लिया विकास के। अर्थी में लेके मतलब कुछ समझा नहीं। विकास तो है ही नहीं है। विकास को इन्होंने मुर्दा बना दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। क्या विकास हो रहा है? ये जनता ने इनको जवाब दे दिया था 5 साल पहले ही। ये तो अपने से खरीद फरोख्त करके किसी तरह से सरकार में फिर से आ गए। लोकतंत्र को इन्होंने अपमान किया है। जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं, 10 महीने समय बचे हुए हैं, जनता इनको जवाब देगी। जनता जवाब देगी, निश्चित तौर पे जनता जवाब देती ही है। खैर, आगामी वर्ष जो है, जो ये 2023 चल रहा है, ये चुनावी वर्ष माना जाता है। तो इसको लेकर आपकी कहें या कांग्रेस पार्टी की कहें, तो चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या लक्ष्य है चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी में चुनाव हम आज नहीं तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी हमारी लगातार, ऐसा नहीं कि चुनाव होने के बाद हम बैठ जाते हैं। हमारी तैयारी लगातार, हमारे नेता क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ब्लॉक सेक्टर और मंडलम जितने भी बने हुए हैं, पूरे में काम चल रहा है। उनकी मीटिंग हो रही है, प्रभारी बने हुए हैं, हर महीने 1 to 1 चर्चा हो रही है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। और जिस तरह से मान लीजिए, मैं समझ रहा हूँ आप टिकट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो टिकट पार्टी को जिसको देना है, पार्टी ने अभी सर्वे करवाए हैं अपने, 2 सर्वे हो गए हैं, अभी 1 आध सर्वे और होने हैं। और यही अगस्त सितंबर तक पार्टी का टिकट भी क्लियर हो जाएगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब लोग एक हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। आपने कहा हम तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। मैं जहाँ तक आंकड़े की बात है, तो 30-35 साल से शायद त्योथर में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कैसी तैयारी है? देखिए, ये मायने नहीं रखता कि हम 35 साल से नहीं आए हैं तो हमारी तैयारी कम, समझ रहे हैं। कभी न कभी बहुत सारी चीज, बहुत सारे मुद्दे, जातिगत समीकरण, प्रत्याशी, तमाम तरह की बातें आ जाती हैं। उसके कारण हम डिफीट खा जाते हैं, मानते हैं।
लेकिन इस बार निश्चित रूप से भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी कि हम भोपाल जरूर पहुंचेंगे। चलिए, शुभकामनाएं मेरी भी। एक और वाकया है, आपने त्योथर को जिला बनाने को लेकर अभी पद यात्रा में शामिल हुए थे, लंबा संघर्ष किया और भी कई नेता मुझे दिखाई दिए थे संघर्ष यात्रा में। तो ये यात्रा में ही आप लोगों का आवाज उठाना, क्या ये चुनाव से जोड़ के देखा जाए? इसके पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए भैया, मैं सबकी तो नहीं जान सकता हूँ, मेरी उम्र अभी 35 साल है। मैंने अपनी जानकारी में अभी कांग्रेस का विधायक भी नहीं देखा। तो अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि मैं जब तक त्योंथर जिला नहीं बनेगा मैं बैठने वाला नहीं। और मैं चाहे मुझे जेल जाना पड़े इसके लिए, चाहे जितने मुकदमे डाल दे सरकार, लेकिन जब तक त्योथर जिला नहीं बनेगा मैं बैठूंगा नहीं। मेरा एक लक्ष्य ही बन चुका है त्योथर को जिला बनाना। ना मुझे कोई विधानसभा जाने की ललक है, ना कोई बहुत राजनीति करने की ललक। मैं इस माटी का लाल हूँ, इस माटी ने मुझे अपनाया है और ये मरने के बाद भी यही माटी अपनाएगी। तो मैं अंतिम सांस तक इस त्योथर के लिए लड़ूंगा और निश्चित तौर से ज़्यादा लड़ाई लड़ने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। देखिएगा अभी 5 साल के अंदर हमारे युवा साथी सब, अभी हम बड़ा संघर्ष करेंगे इसके लिए, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और त्योथर जिला बनेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखते जाइए। खैर, अच्छी बात है, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये तो हमारे तैयार किए हुए सवाल थे जो मेरे जहन में आए। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी के नेता के हिसाब से मैं आज आह्वान नहीं करूँगा। मैं एक त्योथर के युवा होने के नाते, इस त्योथर की माटी का लाल होने के नाते अपने क्षेत्र के युवाओं का हाथ जोड़ कर आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र रक्षा जिला निर्माण मंच के बैनर के तले आकर इस त्योथर को जिला बनाने की मुहिम में हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में अपना योगदान प्रदान करें, जिससे कि हमको ताकत मिले और ये लड़ाई हमारी आसान हो। धन्यवाद। हम मुलाकात कर रहे थे धर्मेश शुक्ला जी से, जिन्होंने त्योथर को जिला बनाना ही प्रमुखता से रखा। युवाओं की सोच कहाँ है, कैसी है, यह स्पष्ट है। अपने लिए, पार्टी के लिए ये प्रयासरत है त्योथर के।